हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल SGK पॉइंट पर। और आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है जो 50 क्वेश्चन है उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट, जिसमें हिंदी, उत्तराखंड और ओवरऑल जीके के क्वेश्चन है। तो फर्स्ट जो प्रैक्टिस सेट था वो हमने कल डाला था और आज ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूर्णागिरि मेला कब लगता है? तो ए ऑप्शन है बसंत पंचमी, बी ऑप्शन है चैत्र नवरात्रि, सी ऑप्शन है मकर संक्रांति और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर है वो सही आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? बी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का नवीन इतिहास, मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है। उत्तराखंड का नवीन इतिहास नामक पुस्तक के लेखक हैं। देखिए, उत्तराखंड का एग्ज़ाम में लगभग 4 से 5 पुस्तकें आती हैं, जिसमें से 3 पुस्तकें उत्तराखंड की मालूम कर लेता है और 2 पुस्तकें लगभग आपकी हिंदी में से मालूम करता है। लेकिन कभी 3 या 4 पुस्तकें आती हैं। बहरहाल पुस्तकें से क्वेश्चन ज़रूर बनता है। ये भी एग्ज़ाम में हुआ क्वेश्चन है। उत्तराखंड का नवीन इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए ऑप्शन है NS थापा, बी ऑप्शन है डॉक्टर शेखर पाठक, सी ऑप्शन है डॉक्टर अजय सिंह रावत और डी ऑप्शन है यशवंत सिंह कटोच। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं उत्तराखंड का नवीन इतिहास, तो इसके लेखक हैं यशवंत सिंह कटोच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन 1815 ईस्वी में प्रथम डाक प्रणाली कहाँ स्थापित की गई थी? यानी कि क्वेश्चन बनेगा आपके एग्ज़ाम में, सीधा ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड में सर्वप्रथम डाक प्रणाली कहाँ पर शुरू की गई थी। यहाँ पर आपको ईयर दे दिया गया है कि सन 1815 ईस्वी में प्रथम डाक प्रणाली कहाँ स्थापित की गई थी। तो ए ऑप्शन है देहरादून से नैनीताल, बी ऑप्शन है पौड़ी से देहरादून, सी ऑप्शन है अल्मोड़ा से नैनीताल और डी ऑप्शन है अल्मोड़ा से श्रीनगर। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका डी वाला आंसर सही है, अल्मोड़ा श्रीनगर। ठीक है, पहली बार जो उत्तराखंड में डाक प्रणाली शुरू की गई थी वो अल्मोड़ा से श्रीनगर स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं सदी के प्रारंभ में उत्तराखंड शैली के चित्रों की खोज किसने की थी? यानी कि 20वीं सदी के प्रारंभ में उत्तराखंड शैली के चित्रों की खोज किसने की थी? यानी कि जैसे कि मौलाराम के चित्रों की भी खोज की गई थी। तो ए ऑप्शन है KL मेहता ने, बी ऑप्शन है DT रॉबर्ट्स ने, सी ऑप्शन है बैरिस्टर मुकंदीलाल ने और डी ऑप्शन है GR गिग ने। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आंसर है इसका बैरिस्टर मुकंदीलाल ने। ठीक है, इसका सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था? वो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था? तो ए ऑप्शन है 1815, बी ऑप्शन है 1820, सी ऑप्शन है 1819 और डी ऑप्शन है 1814। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आगमन हुआ था भारत में, वो सॉरी उत्तराखंड में, वो कब हुआ था? 1815 में। अगर वैसे बात की जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो की गई थी वो 1600 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, 1600 ईस्वी में की गई थी। और इसी के अलावा एक और कंपनी आती है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब है? वो 1602 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका पहला वाला सही है। ठीक है, 1815। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुमाऊं में राजा के अतिरिक्त सयानों व थोकदार को दिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुमाऊं में राजा के अतिरिक्त सयानों व थोकदार जो सयानों और बोड़ों की नियुक्ति की जाती थी, सोमचंद के द्वारा भी की गई थी, को दिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? तो ए ऑप्शन है सलामी, बी ऑप्शन है दस्तूर, सी ऑप्शन है पुगाड़ी और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दस्तूर। ठीक है, ये जो बूढ़े और सयाने हुआ करते थे, इनको जो दिया था अनाज के रूप में दस्तूर दिया जाता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से किस किले को फोर मोइरा या फोर्ट मोइरा भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका, देखिए ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर, खगमरा किला, बी ऑप्शन है लाल मंडी किला, सी ऑप्शन है राजभुंगा या राजगुंधा किला, और डी ऑप्शन है मल्ला महल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सही आंसर इसका लाल मंडी किला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम चंद्र वंश का शासक दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी, यानी कि चंद वंश का प्रथम कौन सा शासक था जो दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात करने दिल्ली गया था? तो ऑप्शन दिए गए हैं, रुद्रचंद ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है लक्ष्मी चंद, सी ऑप्शन है भारतीय चंद, और डी ऑप्शन है ज्ञानचंद। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, सही आंसर हो जाएगा आपका ज्ञानचंद, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने ही इसे किसकी उपाधि दी थी? गरुण की उपाधि दी थी, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया था? गरुण ज्ञानचंद पड़ गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गढ़वाल क्षेत्र का तलवार ढाल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य गीत है? गढ़वाल क्षेत्र का तलवार ढाल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य गीत है। ए ऑप्शन है सरो नृत्य, बी ऑप्शन है पांडव नृत्य, सी ऑप्शन है नरसिंह नृत्य, और डी ऑप्शन है नागरजा नृत्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वो पहला वाला आंसर सही है, सरो नृत्य, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बधाणी बोली प्रचलित है? ठीक है, बोली से क्वेश्चन बन जाता है। पिछली बार जो क्वेश्चन बना था वो बागेश्वर वाली बोली से बना था। इस बार जो क्वेश्चन आया था एग्जाम में, बधाणी बोली प्रचलित है, तो ए ऑप्शन है पौड़ी क्षेत्र में, बी ऑप्शन है बिनसर क्षेत्र में, सी ऑप्शन है पिंडर क्षेत्र में, और डी ऑप्शन है रुद्रप्रयाग में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पिंडर क्षेत्र में। बधाणी जो बोली है वो कहाँ बोली जाती है? पिंडर क्षेत्र यानी पिथौरागढ़ क्षेत्र में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष में रेल की पटरियों का विस्तार मुरादाबाद से रामनगर तक किया गया था? यानी कि मुरादाबाद से लेकर और रामनगर जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी वो कब बिछाई गई थी? तो ऑप्शन है आपके पास 1884, बी ऑप्शन है 1907, सी ऑप्शन है 1901, और डी ऑप्शन है 1906। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1907 में। इसका बी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए कौशिक कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया था? ए ऑप्शन है वर्ष 1994 में, वर्ष 2000 में, वर्ष 1971 में, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका ए वाला, ठीक है। इसका सही आंसर कौन सा हो गया आपका? वर्ष 1994 में। कौशिक कमेटी का गठन कब किया गया था? 1994 में। दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जो चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ए ऑप्शन है 1911 में, बी ऑप्शन है 1919 में, सी ऑप्शन है 1995 में, और डी ऑप्शन है 1912 में। तो अल्मोड़ा कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? 1912 में की गई थी। इसका डी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरांचल के किस स्थान को बरदोली के नाम से जाना जाता है? ठीक है, यानी कि क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी जी ने किस घटना को जो कि कौन सी घटना थी जिस घटना को उत्तराखंड का बरदोली कहा था? तो उत्तराखंड के किस स्थान को बरदोली के नाम से जाना जाता है? तो ए ऑप्शन है सालम, बी ऑप्शन है सल्ट, सी ऑप्शन है देघाट, डी ऑप्शन है कत्यूरी घाटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सल्ट। सल्ट क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का बरदोली कहा जाता है, क्योंकि बारदोली की जो घटना उत्तराखंड में घटी थी, निहत्थे पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया था, वो सल्ट क्षेत्र था। तो इसका बी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए दोस्तों इसमें ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि केवल आपका एक प्रैक्टिस सेट है, और ज़्यादा डिटेल में बताने से लंबी हो जाती है वीडियो। तो आपको केवल प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चनों की, और ये एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। और आपको लास्ट में कमेंट्स में ये भी बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन याद के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष शुरू किया गया था? ए ऑप्शन है 1871, बी ऑप्शन है 1771, सी ऑप्शन है 1971, और डी ऑप्शन है 1870।
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1871 में। ठीक है, इसका सही आंसर कौन सा हो गया, ए वाला। 1871 में अल्मोड़ा समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लखु उडियार कहाँ पर स्थित है? लखु उडियार कहाँ पर स्थित है? ए ऑप्शन है अल्मोड़ा में, बी ऑप्शन है चंपावत में, सी ऑप्शन है चमोली में और डी ऑप्शन है उधम सिंह नगर में। तो इसका सही आंसर है ए वाला, क्योंकि लाखो उडियार जो गुफा है वो अल्मोड़ा में स्थित है, जिस गुफा का मुख्य विषय था सामूहिक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुड़िंद किसके समकालीन थे? यानी कि ये तो क्वेश्चन सभी को पता है कि उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक जो शक्ति थी वो कुड़िंद राजवंश था, लेकिन ये किसके समकालीन थे? तो ए ऑप्शन है आपके पास गुप्तों के, बी ऑप्शन है मौर्यों के, सी ऑप्शन है कुषाणों के और डी ऑप्शन है शकों के। तो देखो तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी वाला आंसर सही हो जाएगा। कुड़िंद जो किसके समकालीन थे? मौर्यों के समकालीन थे। अगर कुषाणों की बात करें, शकों की बात करें, तो आपको याद रखना है YSPK। दोस्तों ये जो है एक ट्रिक है जिसके द्वारा, जैसे बाई की बात करें तो हिंद यूनानी, एस से शक, पी से पहलव, के से कुषाण, यानी कि भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशियों का क्रम है। क्योंकि भारत पर सबसे पहले जो विदेशी ने आक्रमण किया वो कौन थे? हिंदू यूनानी थे, यानी इंडो ग्रीक शासक। उसके बाद शक आए, शक के बाद पल्लव और पल्लव के बाद कुषाण। तो ये जो कुड़िंद थे वो किसके समकालीन थे? मौर्यों के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने देह त्याग कब किया था? ये तो उत्तराखंड में कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। ए ऑप्शन है 720 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 780 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 800 ईस्वी में और डी ऑप्शन है 820 ईस्वी में। ठीक है, तो आदि गुरु शंकराचार्य जी का जो समाधि स्थल है वो केदारनाथ में है, और इन्होंने जो देह त्याग किया था वो कब किया था? 820 ईस्वी में किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ही भारत में 4 ज्योतिष पीठों की स्थापना की थी, जिसमें से एक उत्तराखंड में जोशीमठ पीठ है, एक गुजरात में है शारदा पीठ, एक है श्रृंगेरी पीठ कर्नाटक और एक है पुरी जो उड़ीसा में। ये 4 मठों की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भारत में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो निम्नलिखित में से कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? ए ऑप्शन कनकपाल, बी ऑप्शन फतेह शाह, सी ऑप्शन उपेंद्र शाह और डी ऑप्शन है अमोघ भूति। तो इसका सही आंसर है डी वाला, अमोघ भूति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही है? दोस्तों हिंदी में इस तरह के क्वेश्चन अधिकतर आ रहे हैं। आपको शब्द ही आते हैं, उनके अर्थ आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए इसमें ए ऑप्शन दिया था नीरज, बादल, नीरद, कमल। बी ऑप्शन दिया था नीर, जल, नीड़, मकान। सी ऑप्शन था मूल, जड़, मूल्य, माप। और डी ऑप्शन था निर्झर, झरना और निर्जर, देवता। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है आपका सी वाला। देखिए मूल का अर्थ क्या होता है? जड़ होता है, और मूल्य का अर्थ होता है मापना, यानी कि जो किसी भी उसका MRP लिखा होता है वो एक तरीके से माप नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शक्ति शब्द का अनेकार्थ शब्द समूह है, यानी कि शक्ति एक अनेकार्थी शब्द है और किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ए ऑप्शन है शिव का, लक्ष्मी का, बी ऑप्शन है स्त्री हनुमान, सी ऑप्शन है शिव शाप और डी ऑप्शन है शक्ति दुर्गा। देखिए दुर्गा को क्या है? शक्ति का रूप माना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शक्ति दुर्गा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य अवधि में संधि है। ठीक है, मध्य अवधि, देखिए इसका जो आपका बनेगा मध्य प्लस अवधि, क्या बना हमारा? मध्य प्लस अवधि। तो यहाँ से छोटा आ निकल कर आएगा और यहाँ से भी छोटा, तो दोनों छोटा आ मिलकर क्या बनेगा? बड़ा आ। तो दीर्घ संधि की क्या पहचान है? जब बीच वाले वर्ण पर आपको बड़ा आ का डंडा मिलता है तो उसमें संभवतः दीर्घ संधि होती है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन भी दिए गए थे, तो इसमें देखिए गुण संधि, अयादि संधि, यण संधि और चौथा ऑप्शन हमारा दे रखा था दीर्घ संधि। तो इसमें डी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा है? डी वाला, कि मध्य अवधि में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है।
चार ऑप्शन है, राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा। तो देखिए ये कौन सी है हमारी काव्य भाषा। ब्रज भाषा का प्रयोग सबसे ज़्यादा किस में किया जाता है, काव्य भाषा में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो सूर्योदय, सी ऑप्शन है सूर्य प्लस उदय, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है देखिए सी वाला, सूर्य प्लस उदय। देखिए कुछ ए वाला लगा कर आएंगे लेकिन ए वाला गलत है, तो इसका सी आंसर सही है सूर्योदय, गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुष्प कौन सा शब्द है। ए ऑप्शन है तत्सम, बी ऑप्शन है तद्भव, सी ऑप्शन है देशज, और डी ऑप्शन है विदेशज। तो दोस्तों एक बात मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, आपको ये षटकोण वाला से अगर आधा मिलता है जिन शब्दों में, तो वो शब्द लगभग आपके 99% तत्सम होते हैं। जिन शब्दों में आपको ये आधा षटकोण वाला शब्द मिलता है, तो उनमें क्या है, अधिकतर वो शब्द कौन से होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। तो इसका सही आंसर है ए वाला, तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ है। उत्तर भारत, बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हिंदी का जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ है, उत्तर भारत में हुआ है, ए वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मगही किस भाषा की उपबोली है। तो दोस्तों मगही की ही बात करें तो आपको अधिकतर अगर आप सर्च करते हैं देखते हैं तो आपको राजस्थानी दिखाता है, लेकिन इसका सही आंसर है बिहारी, इसका डी वाला आंसर सही है। देखिए पश्चिमी हिंदी भी नहीं है, पूर्वी हिंदी भी नहीं है, इसका सही आंसर क्या है, जो मगही है वो किस भाषा की उपबोली है, बिहारी हिंदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दक्षिण भारत की बात चल रही है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं मैसूर, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद। तो इसका सही आंसर है बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वै का उच्चारण स्थान क्या है। ए ऑप्शन है दंतोष्ठ, बी ऑप्शन है मूर्धा, सी ऑप्शन है तालु, और डी ऑप्शन है कंठ। दोस्तों ये जो आपका क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन के बिना उत्तराखंड का एग्जाम अधूरा है। हर दूसरे एग्जाम में ये क्वेश्चन मालूम किया जाता है कि बै का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका ए वाला आंसर सही है, दंतोष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों चार ऑप्शन दिए हैं, महो प्लस इंद्र, बी ऑप्शन है महा प्लस इंद्र, सी ऑप्शन है महे प्लस इंद्र। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है इसमें इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर है बी वाला, महा प्लस इंद्र, ठीक है, गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई थी। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो क्वेश्चनों के सीरियल नंबर पर ना जाएं, क्योंकि 100 नंबर का सेट होता है, 100 नंबर के सेट में से मैं केवल 50 नंबर का सेट निकालता हूं, तो उसमें से मिक्स क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन दे रखा है 1977, बी ऑप्शन 2000, सी ऑप्शन 1955, और डी ऑप्शन आपका है 1960। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में जो महान क्रांति हुई थी वो कब हुई थी, 1960 में हुई थी, इसका डी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणना अबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ था। देखिए पहले जो गणना के लिए सबसे पहले जो प्रयोग किया जाता था वो एबेकस का किया जाता था, और एबेकस का जो आविष्कार हुआ था वो कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन भारत, बी ऑप्शन अमेरिका, और सी ऑप्शन चीन, और डी ऑप्शन है आपका यूनान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है चीन, ठीक है। एबेकस का आविष्कार कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था, यानी कि देखिए प्राचीन भारत की बात करें तो प्राचीन भारत में सबसे ज़्यादा जो प्रचलित था वो तक्षशिला विद्यालय था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है कि उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वो कौन सा था। तो देखिए ए ऑप्शन है कांची, बी ऑप्शन है तक्षशिला, सी ऑप्शन नालंदा, और डी ऑप्शन है वल्लभी। तो देखिए इसका सही आंसर है नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी, यानी कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बी ऑप्शन है समुद्रगुप्त, सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, डी ऑप्शन है हर्षवर्धन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। और देखिए भारत का नेपोलियन जो समुद्रगुप्त को कहा था वो किसने कहा था, बी ए स्मिथ ने कहा था, ठीक है, बी ए स्मिथ ने कहा था भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे दिया जाता है, यानी कि मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी वो किसने की थी। ए ऑप्शन है राखालदास बनर्जी, बी ऑप्शन है दयाराम साहनी, सी ऑप्शन है जॉन मॉर्सल, और डी ऑप्शन है माधव स्वरूप वत्स। तो दोस्तों अगर दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स की अगर बात करें
तो इन्होंने जो खोज की थी हड़प्पा की थी, ठीक है। इन्होंने जो खोज की थी किसकी की थी, हड़प्पा की थी, और सर जॉन मोर्सल के नेतृत्व में की थी, ठीक है। लेकिन बात आती है मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी वो राखालदास बनर्जी ने की थी। इसका ए वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य, गोदीवाड़ा क्या था, एक बंदरगाह था, गोदीवाड़ा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ए ऑप्शन है धोलावीरा, बी ऑप्शन है लोथल, सी ऑप्शन है सुरकोटदा, और सी डी ऑप्शन है चन्हूदड़ो। तो दोस्तों इसका सही आंसर है लोथल। गोदीवाड़ा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? हाथी गुम्फा अभिलेख, तो दोस्तों ये हाथी गुम्फा जो अभिलेख है ये किस राजा का है? तो ए ऑप्शन है रुद्रदामन, बी ऑप्शन है खारवेल, सी ऑप्शन है समुद्रगुप्त, और डी ऑप्शन है अशोक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी वाला खारवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? तो ए ऑप्शन है गुप्तकालीन शासकों ने, बी ऑप्शन है मौर्यकालीन शासकों ने, सी ऑप्शन है यवन शासकों ने, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वो यवन शासकों ने। देखिए भारत में जो सोने के सिक्के चलाए थे, देखिए भारत में सोने के सिक्के जो सबसे पहले चलाए थे वो हिंद यूनानी शासकों ने ही चलाए थे, यानी यवन शासकों ने, यानी इंडो ग्रीक शासकों ने चलाए थे, वो भी लेख युक्त सिक्के। तो सिक्कों पर लिखा जाता है जिससे ये पता चलता था ये सिक्के किस राजा के किस शासन काल के हैं। और भारत में शुद्ध सोने का सिक्का कनिष्क के द्वारा चलाया गया था, और भारत में शुद्ध सोने का अरबी सिक्का इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था, और भारत में सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं चली थी वो गुप्त काल में चली थी। तो इसका सही आंसर है सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? तो ऋग्वेद में देखिए गंगा, सरस्वती, यमुना, सिंधु। देखिए ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा जो प्रयोग हुआ है सिंधु का हुआ है, यमुना का 3 बार है, गंगा का 1 बार है, और देखिए ये जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी माना गया है वो सरस्वती को माना गया है। इसका बी वाला आंसर सही है, ठीक है। इसे नदी तमा कहा गया है, यानी कि नदियों की माता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? यानी कि किसने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? ए ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सी ऑप्शन है एनी बेसेंट, और डी ऑप्शन है भगत सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की थी? यानी कि उत्तर वैदिक कालीन के जो लोग थे उन्होंने किस धातु की खोज की थी? तो ए ऑप्शन है लोहा, बी ऑप्शन है कांसा, सी ऑप्शन है तिया, और डी ऑप्शन है चांदी। तो दोस्त अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता में, तो सिंधु घाटी सभ्यता के भी लोग जो थे लोहे से परिचित नहीं थे, और उत्तर वैदिक काल में आकर लोहे की खोज की गई थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ए ऑप्शन है लोकसभा, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है संसद, और डी ऑप्शन है भारत के नागरिक। तो दोस्तों देखिए अगर इसकी अगर बात की जाए तो भारत के प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? वो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। देखिए प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, उन पर हम वोटिंग करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को जो चुना जाता है वो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, तो बहुमत दल का नेता चुना जाता है और राष्ट्रपति क्या करते हैं? उसको मनोनीत कर देते हैं। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल हैं, यानी कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होता है? ए ऑप्शन है कैबिनेट मंत्री, बी ऑप्शन है राज्य मंत्री, और ए ऑप्शन है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, बी ऑप्शन है कैबिनेट मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, और डी ऑप्शन है कैबिनेट मंत्री। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ए वाला। देखिए जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है आर्टिकल आपका 53 में, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है, जो आर्टिकल 53 में कहा गया है कि जो केंद्रीय राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेगा। आर्टिकल 53 में क्या कहा गया है कि जो राष्ट्रपति होता है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? देखिए अगर आता है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। तो देखिए मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होते हैं? कैबिनेट मंत्री भी होते हैं, राज्य मंत्री भी होते हैं, और उप मंत्री भी होते हैं। इन तीनों से मिलकर ही केंद्रीय मंत्रिपरिषद बनती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राज्यसभा, विधानसभा, राज्यपाल। तो देखिए राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू की जा सकती है, यानी कि उपराष्ट्रपति के खिलाफ जो महाभियोग लगाया जाता है, यानी कि हम बोलते हैं उसे संकल्प। ठीक है, राय उपराष्ट्रपति पर जो हटाने की प्रक्रिया है, जो हटाया जाता है, हटाने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? हम बोलते हैं उसको संकल्प। ठीक है, होता महाभियोग ही है लेकिन संकल्प के नाम से जानते हैं उसको हम। तो उपराष्ट्रपति को जब हटाया जाता है तो उसके लिए शुरुआत की जाती है, वो कहाँ की जाती है? सबसे पहले देखिए, ए ऑप्शन है केवल लोकसभा में, यानी कि उपराष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया शुरू की जाएगी वो सबसे पहले कहाँ लाई जाएगी? लोकसभा में। बी ऑप्शन है संसद के न तो सदनों, दोनों सदनों में, या सी ऑप्शन है संसद के किसी भी सदन में, और डी ऑप्शन है केवल राज्यसभा में। तो देखिए दोस्तों, ये जो उपराष्ट्रपति होता है आर्टिकल 64 के द्वारा राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और राज्यसभा का पदेन सभापति होने के कारण इसको जब हम संकल्प की प्रक्रिया लाते हैं तो सबसे केवल लोकसभा में लेकर आते हैं, सबसे पहले लोकसभा में ही लेकर आएंगे। तो इसका डी वाला आंसर सही है। देखिए दोस्तों, ये थे 50 क्वेश्चन उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट के। ये दूसरा हमारा प्रैक्टिस सेट था। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना है आपको, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट टाइम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।